हमारा YouTube चैनल कुछ भी में आपका स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे ड्राफ्ट वर्जन ऑफ बीच सैक्स ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स। पार्ट 1 में हमने ये डिस्कस किया था कि बीच सैक्स होते क्या हैं, बीच सैक्स के फायदा क्या है और इसके सोशल और इकोनॉमिकल बेनिफिट्स क्या हैं। नमस्कार, मेरा नाम सुनील कुमार गुप्ता है और मैं एक आम नागरिक हूँ। पार्ट 2 में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि बीच सैक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है वेरियस बीचेस और वेरियस आइलैंड में, इसका स्टैटिस्टिकल सर्वे करने वाले हैं और फीस स्ट्रक्चर पे भी हम डिस्कस करेंगे कितना फीस स्ट्रक्चर रखा गया है और ये वाजिब है या नहीं है। और हमें यह बता दें आपको, यह डिस्कशन मैं इसलिए ही कर रहा हूँ ताकि ये बात आप तक पहुँचे और अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने जो सुझाव मांगा है, जो सजेशंस मांगा है, ताकि ये ड्राफ्ट वर्जन को करेक्ट किया जा सके, आप इसमें भागीदार बन सके। ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा तो वो ज़्यादा करेक्शन और ज़्यादा ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे। सारे बीचेस को ग्रुप ए और ग्रुप बी में बांटा गया है बेस्ड ऑन द पॉपुलैरिटी एंड फुटफॉल। लेकिन इसका डेटा कहाँ पर है, डेटा कहाँ से मिला कि कौन से बीच में कितने फुटफॉल है टूरिस्ट की, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। जो लक्ष्मणपुर बीच है और भरतपुर बीच है शहीद द्वीप में, इसको 20-20 सैक्स दिया गया है। काला पत्थर बीच को स्वराज द्वीप में 10 सैक्स दिया गया है। एलिफेंट बीच जो स्वराज द्वीप में है उसको 15 सैक्स और कार्बाइन्सको बीच में जो पॉपुलर है उस पर 10 सैक्स दिया गया है। अगर हम इसका परसेंटेज निकालें तो आप यहाँ पे परसेंटेज देख रहे हैं, 27% से लेकर 13% तक दिया गया है। अगर हम इन सारे बीचेस को आइलैंड वाइज अगर डिवाइड करें ग्रुप ए में, तो ग्रुप ए में शहीद द्वीप को 40 सैक्स मिलते हैं, स्वराज द्वीप को 25 सैक्स टोटल और पॉपुलर को सिर्फ 10 सैक्स मिलते हैं। बाकी सारे आइलैंड्स को एक भी सैक्स नहीं मिलते हैं। अगर हम इसको परसेंटेज में डिवाइड करें तो 53 शेयर्स, परसेंटेज ऑफ शेयर्स 53% ऑफ शेयर शहीद द्वीप को जाता है, जो कि स्वराज द्वीप से 20% ज़्यादा है। स्वराज द्वीप को 33% और पॉपुलर को 13% जाता है। तो ये आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा गैप दिख रहा है। अगर ये मैप में अगर आप देखें तो ये है, पहला वाला शहीद द्वीप है, दूसरा वाला स्वराज द्वीप और तीसरा पॉपुलर आइलैंड में डिस्ट्रीब्यूशन है। आप ग्राफ देखेंगे, ग्राफ पूरा ऐसे हिसाब से जा रहा है। तो ये एक क्वेश्चनेबल मार्क यहाँ पे रेस करता है या इसका जस्टिफिकेशन दिया जाना चाहिए। अगर हम ग्रुप बी का बीच सैक्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सीतापुर बीच जो शहीद द्वीप में है उसको 5 सैक्स दिया गया है। बड़ा बालू बीच जो पॉपुलर में है उसको 10 सैक्स दिया गया है। बालूडेरा बीच बारटांग बीच में जो है, बारटांग आइलैंड में है जो, उसको 15 सैक्स दिया गया है। रमन बगीचा जो रंगत में है उसको भी 15 सैक्स दिया गया है। कटबर्ड बे जो रंगत आइलैंड में है बेटापुर के आसपास, उसको भी 10 सैक्स दिया गया है। कर्माटांग बीच जो मायाबंदर में है उसको भी 15 सैक्स और रामनगर बीच को जो डिगलीपुर में है 10 सैक्स दिया गया है। इसका परसेंटेज वाइज देखिए तो सबसे कम जो है सीतापुर बीच को 6% दिया गया है और बाकी लोगों को 13 से 19% के बीच में पार्टिसिपेशन दिया गया है। अगर हम ग्रुप बी के बीच सैक्स को आइलैंड वाइज डिवाइड करें तो रंगत को 25 सैक्स मिलते हैं, बारटांग को 15 सैक्स, मायाबंदर को 15 सैक्स, पॉपुलर को 10 सैक्स और डिगलीपुर को 10 सैक्स और शहीद द्वीप को 5 सैक्स। स्वराज द्वीप को भी एक भी सैक्स नहीं मिलता है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको अगर हम परसेंटेज वाइज देखें, सबसे ज़्यादा ग्रुप बी में जो वेटेज दिया जाता है 31% के साथ रंगत को दिया जाता है। उसके बाद मायाबंदर और बारटांग 19% है, फिर पॉपुलर 13% और डिगलीपुर 13%, शहीद 4%। अगर हम ग्रुप ए और ग्रुप बी का सारा सैक्स को आइलैंड वाइज डिवाइड करें तो बहुत बड़ा सरप्राइजिंग नंबर्स आते हैं। शहीद द्वीप को
अगर आप देखें तो 29% सैक्स मिलता है, जो कि 45 इन नंबर्स है। स्वराजदीप को उसका ऑलमोस्ट आधा 25% मिलता है, जो 16% इन परसेंटेज है। सरप्राइजिंग ये है कि रंगत 25% रंगत को सैक्स मिलता है, जो 16% है। ये बहुत बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर है। इसके बाद पोडलर आता है, जिसको 20 सैक्स मिलते हैं और 13% आता है। उसके बाद बाराटांग, मायाबंदर, डिगलीपुर, ये सब है। आप यहाँ परसेंटेज देख सकते हैं, और ये ग्राफ में भी आप देख सकते हैं कि सबसे आगे शहीददीप है, स्वराजदीप, रंगत और पोडलर तीनों ऑलमोस्ट एक कैटेगरी में हैं। ये बहुत बड़ा सरप्राइजिंग है फैक्टर है कि रंगत स्वराजदीप के मुकाबला कर रहा है और पोडलर से भी आगे है, और बाराटांग और मायाबंदर को एक कैटेगरी में रखा गया ऑलमोस्ट, और डिगलीपुर को बहुत इग्नोर किया गया है। यहाँ पे बहुत बड़ा एक प्रश्न उठता है कि ये जब टूरिस्ट जब जाता है रंगत, बाराटांग, मायाबंदर, डिगलीपुर, ये यहाँ पे जाने के लिए उनको जाना पड़ता है एटीआर रोड से या नेशनल हाईवे से, और नेशनल हाईवे का हालत अभी इतना खस्ता है कि टूरिस्ट तो जा ही नहीं सकता वहाँ पर। जब टूरिस्ट जा ही नहीं सकता और अभी सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तो इसको इतना इम्पोर्टेंस देने का मतलब क्या है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठता है यहाँ पे। अब हम देखेंगे कौन कौन से बीच है जो इस पूरे पॉलिसी से मिसिंग है। सबसे नंबर 1 है राधानगर बीच। ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये बाई चांस या बाई फ्लूक मिसिंग हुआ है, ये कोई रीज़न से मिसिंग है। अब ये क्या रीज़न है, ये एडमिनिस्ट्रेशन को बताना होगा। जॉली बॉय इससे मिसिंग है, वंडूर बीच मिसिंग है, रॉस एंड स्मिथ आइलैंड डिगलीपुर का मिसिंग है, कालीपुर सरप्राइज फैक्टर, कालीपुर और रामनगर बीच के बीच में आई थिंक दोनों इंटरचेंज होने चाहिए थे। बटलर बे, हडबे का भी एक मिसिंग है। ये जो बीच मिसिंग है, इसका मैं लिस्ट में दिखाना चाहता हूँ। ये अंडमान टूरिज्म का वेबसाइट है। ये क्या बताते हैं कि अंडमान में सबसे अच्छा बीच कौन सा है। देखेंगे आप, सबसे पहला नंबर बोलते हैं राधानगर बीच को। जब राधानगर बीच को ये सबसे पहला नंबर में बोलते हैं, तो ये इससे कैसा मिसिंग हो गया। उसके बाद ये बोलते हैं लालाजी बे बीच इन लॉन्गालैंड। लालाजी बे बीच एक लॉन्गालैंड में है, ये भी हमारे लिस्ट से मिसिंग है। लक्ष्मणपुर बीच, ये नील आइलैंड या जो शहीद द्वीप है वहाँ पे है, ये हमारे लिस्ट में है। बटलर बे बीच एक सरप्राइजिंग था, इसमें नंबर 3 में है, लेकिन वहाँ पे मिसिंग है। नंबर 4 पे ट्विन आइलैंड, रॉस एंड स्मिथ आइलैंड है, लेकिन वो भी वहाँ से मिसिंग है। आमकुंज बीच आई थिंक इसका रीनेम हो गया है। तो ये बहुत सारे बीचेस हैं जो यहाँ से मिसिंग है इसमें। आगे पॉलिसी में सेक्शन 4.2 में फीस स्ट्रक्चर की बात की गई है। सबसे पहला आता है एप्लीकेशन फीस, जो 10,000 रुपये नॉन रिफंडेबल रखा गया है। अब ये आप समझ सकते हैं 10,000 रुपया कम है या ज़्यादा है, आप खुद ही सोचिए। अगला फीस है मिनिमम रिजर्व्ड एनुअल फ़ी। मिनिमम एक वर्ड यूज़ किया गया है, मिनिमम, याद रखिएगा आप, मिनिमम एनुअल रिजर्व फीस, जो आगे बढ़ भी सकता है। तो ये एडवांस में देना होगा आपको, और ये भी नॉन रिफंडेबल है। एक ग्रुप ए और ग्रुप बी में डिवाइड किया गया है। ग्रुप ए में 40,000 रुपये बोला गया है पहले ईयर के लिए, और दूसरे साल के लिए 50,000 रुपये। ग्रुप बी के लिए 25,000 रुपया फर्स्ट ईयर, और सेकेंड ईयर 30,000 रुपये। पेमेंट के साथ कुछ कंडीशंस रखी गई हैं, जैसी एनुअल फीस आपको जब साइट का अलोकेट होगा उसी वक्त देना होगा, और अगर आपने बिना एनुअल फी दिए कोई भी स्ट्रक्चर वहाँ पे सेटअप कर दिया तो उसको डिमोलिश कर दिया जाएगा और आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। और ये भी कंडीशन है कि अगर आप 1 महीने के अंदर वहाँ पे अपना सेटअप नहीं करते हैं सैक्स का, तो आपका विथआउट नोटिस जो एनुअल फीस है वो जब्त कर लिया जाएगा। यहाँ पे हर चीज़ जब्त और विथआउट नोटिस, बात पे नोटिस करिएगा। अभी फीस का बात खत्म नहीं हुआ सर, चाय पीने मत जाइए, थोड़ा इंतजार करिए। नंबर 4.3 है सिक्योरिटी डिपॉजिट।
ये रिफंडेबल है और ये है 30,000 रुपीज़। ये कब देना होगा आपको? एट द टाइम ऑफ कलेक्शन ऑफ परमिशन लेटर। तो मान लीजिए आप ग्रुप ए में एक सैक्स ले रहे हैं, तो अभी तक आपको टोटल कितना पैसा देना होगा? 10,000 एप्लीकेशन फीस, 40,000 एनुअल मिनिमम एनुअल फी जो मानते हैं हम 40,000 में रुकेगा, तो 40 और 50,000 हो गया, और ये 30,000 मिला के 80,000 रुपये। और ये कब देना होगा? परमिशन लेटर मिलने से पहले। मतलब अभी तक आप सैक्स बनाना स्टार्ट नहीं किए, आपको सिर्फ साइट दिखाया गया, लेकिन आपको 80,000 रुपये देने पड़ेंगे। मैं आपको इससे कंपेयर करना चाहता हूँ, जो भी एक बड़ा ठेका लेता है, कोई भी करोड़ों का ठेका APWD में या कोई भी बड़े गवर्नमेंट में, तो उसका जो एप्लीकेशन फीस होता है ये 500 रुपये से स्टार्ट होता है। 500 रुपये, 1,000 रुपया, 1,500, 2,000 के अंदर ही होता है जो एप्लीकेशन फ़ीस होता है। और उसके बाद उनसे एक सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगा जाता है, और सिक्योरिटी डिपॉजिट उसका एनुअल फीस तो कुछ होता नहीं। सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए उनको 1 महीने का टाइम दिया जाता है। जब एक्सेप्टेंस लेटर देते हैं तो 1 महीने में बोला जाता है आपको इतना रुपया जमा करना है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ में क्या कर रहे हैं, देखिए सैक्स आपको अलोकेट सिर्फ जगह दिखाया, उसके अंदर अंदर आपको 80,000 रुपये देने पड़ रहे हैं। और किसी भी रीज़न के द्वारा अगर आपका कोई भी आप गड़बड़ करते हो, जो भी रूल इन्होंने सेट किया, तो आपका फिर वो जो 30,000 रुपये जब्त कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन और टूरिज्म डिपार्टमेंट इतना भी क्रूएल नहीं है, इन लोग बहुत दयालु है। आप उसको दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन आपको दोबारा 30,000 रुपये देना पड़ेंगे, विच अगेन कुड बी फॉरफिटेड विदाउट नोटिस। तो आप ये फीस स्ट्रक्चर था, आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि कैसा फीस स्ट्रक्चर है। तो ये था मेरा एनालिसिस पॉलिसी फॉर इरेक्शन ऑफ टेम्पररी बीच सैक्स इन अंडमान निकोबार आइलैंड में। इसमें मैंने आपको ये बताया कि बीच सैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन वेरियस बीच और आइलैंड में किस तरीके से हुआ और उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है। हाँ, ऑब्वियसली इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस ये उठते हैं कि एक अनएम्प्लॉयड यूथ जो ये बीच सैक्स लेना चाहे वो 80,000 रुपया कहाँ से लाकर देगा, और अगर बीच सैक्स अगर ले भी लेता है, क्या रंगत तरह का एरिया में या रामनगर बीच में डिगलीपुर का क्या इतने फुटफॉल होंगे कि उसको अपना जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया है वो रिकवरी कर लेगा, या गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ प्रावधान रखा है अगर उस अनएम्प्लॉयड यूथ का पैसा रिकवरी नहीं होता या इन्वेस्टमेंट का रिटर्न नहीं आता है, तो क्या अंडमान निकोबार गवर्नमेंट ऐसा कुछ पैसा उसको वापस देगी, या उस अनएम्प्लॉयड यूथ को गवर्नमेंट कुछ लोन लेने में कुछ हेल्प करेगी, या अनएम्प्लॉयड यूथ को कुछ सैक्स लेने में कुछ सब्सिडी ग्रांट करेगी। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस बारे में मैंने बहुत सारे कुछ ट्रैवल एजेंट और कुछ एसोसिएशन से डिस्कस किए था, जिसमें से एक डिगलीपुर का एक ट्रैवल एसोसिएशन है डार्टेड करके, उसका सेक्रेटरी मिस्टर एलेक्स राजन से मैंने इसमें डिटेल में डिस्कस किया, और वो बहुत सारे हमारे पॉइंट जो हम बोल रहे हैं, हमारा सोचना एक ही तरीका था। और जो नेशनल हाईवे है जो ये नॉर्थ एंड मिडिल के लिए एक बहुत बड़ा बॉटलनेक या ऑब्स्टेकल है, जब तक ये नहीं सुधरेगा टूरिस्ट अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर से नॉर्थ एंड मिडिल एंड डिगलीपुर नहीं जा पाएंगे। या तो उन लोगों के लिए कोई अल्टरनेटिव शिप का जर्नी देना चाहिए, फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहिए, जिसा नालंदा शिप, प्राइवेट शिप या सिंधु शिप का फ्रीक्वेंसी हफ्ते में 2 बार देना चाहिए कि गेस्ट गए 2 दिन 1-2 दिन रहे वापस आ गए, वरना ये चीज बहुत सारे क्वेश्चंस मार्क रेस करता है। याद रहे मेरा पार्ट 3 भी आने वाला है इसका, और पार्ट 3 में मैं इसका सारे चीज़ों का डिटेल में डिस्कशन करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने साथ किसी और एसोसिएशन का
किसी प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी के साथ डिस्कशन करूं तो मुझे कमेंट में लिखें। और ये जो पॉलिसी आ रहा है, पॉलिसी तो बहुत अच्छा है अंडमान निकोबार का यूथ के लिए, लेकिन इस पे जो फीस स्ट्रक्चर डाले गए हैं और बाकी सारे कंडीशन हम बाद में पार्ट 3 में देखेंगे, तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं। लेकिन अगर आप कोई ट्रैवल एजेंट है या कोई एसोसिएशन से जुड़े हैं या टूर ऑपरेटर हैं और अगर आप आवाज़ नहीं उठाते हैं तो इसी तरह का पॉलिसी आता जाएगा और आप 2-3 साल बाद जागेंगे और बहुत सारा हल्ला हो बेकार का, बचाते तो है ही नहीं, तो बेकार का आपस अपना में कुड़ कुड़ कर मर जाएंगे। तो इसीलिए ये सही टाइम है, कोई भी गवर्नमेंट एक पॉलिसी निकालती है तो जनता से ये पूछती है कि हमें बताएं इस पे क्या गलती है, हम करेक्शन कैसे करें। अगर और आपकी ये जिम्मेदारी है, आप उसको बताएं। अगर आप नहीं बताते हैं, अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं, तो बाद में आप कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। गुड नाइट।